एपिसोड के एंड में हमने देखा था रैन मिस्टर ट्रेडर के ऊपर अपने एक स्पेशल मूव के साथ अटैक करता है, लेकिन मिस्टर ट्रेडर अपनी सिर्फ एक उंगली के साथ ही उसके ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन को रोक लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है, इस जालिम दुनिया में अगर तुम जरा सा भी हिचकिचाते हो किसी दूसरे को मारने से तो फिर वो तुम्हें मार डालेगा। इसलिए फाइट के दौरान कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारा दुश्मन बहुत ज्यादा वीक है। हमेशा अपने दुश्मन को बहुत ज्यादा टफ समझो और उसके साथ फाइट करो। और साथ ही मिस्टर ट्रेडर रैन के पेट में एक जबरदस्त घुटना मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है, अपने दुश्मन को वीक समझना ये तुम्हारे दुश्मन की इंसल्ट है, इसलिए ऐसा कभी मत करना। रैन फिर से उठकर बैठ जाता है और कहता है, तुम कितनी देर से बकवास किए जा रहे हो? तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही रैन अपने सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं। रैन से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि रैन को इस बात का पता भी नहीं चलता कब मिस्टर ट्रेडर उसे बिल्डिंग के अंदर से बिल्डिंग की छत पर ले आता है। रैन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। वो ऊपर की तरफ देखता है तो मिस्टर ट्रेडर ऊपर हवा में उड़ रहा होता है। वो उसे कहता है, हम दोनों का पावर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, अभी तक मैंने अपनी फुल पावर तुम्हें दिखाई ही नहीं। रैन कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये हवा में कैसे उड़ सकता है? मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम मुझे हरा सकते हो क्योंकि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, ना ही तुम हवा में उड़ सकते हो क्योंकि तुम्हें फाइट करने के लिए पहले मुझ तक पहुंचना पड़ेगा। लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए टेस्ट को बहुत ज्यादा आसान करना पड़ेगा, तुम्हारे रैंक एवेल्यूएशन को मैं आसान कर देता हूँ। मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है, तुम्हें सिर्फ मेरे एक ही पंच को बर्दाश्त करना है, अगर तुम उस पंच को ब्लॉक कर पाए तो फिर ठीक है, तुम पास हो जाओगे। रैन कहता है, लगता है कि ये मुझे बहुत ज्यादा काम मांग रहा है, चलो फिर ठीक है, मैं भी इसे दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। रैन जल्दी से अपने असैसिन मोड में चला जाता है, यानी अपने ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन को 2 डैगर्स में तकसीम कर लेता है और साथ ही अपनी सिफोन हीलिंग एक्टिवेट करता है जो कि उसकी इनेट एबिलिटी है जो उसे अभी अभी मिली है ताकि वो अपनी बॉडी को दोबारा से हील कर सके। रैन अपने हीलिंग इफेक्ट्स को यूज करते हुए अपनी स्पीड, अपनी एजिलिटी और अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लेता है, यानी एक डीप बफ लगा लेता है। जबकि मिस्टर ट्रेडर हंसते हुए कहता है, लगता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुमने अभी तक छुपा कर रखा हुआ है, चलो फिर देखते हैं तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बड़ी है। चलो ये बात तो अच्छी है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, वरना मुझे बाद में इस बात का पछतावा होता कि मैंने तुम्हारे जैसे एक वीक बच्चे को मार डाला। मिस्टर ट्रेडर जल्दी से अपनी एक स्पेशल टेक्निक को रिलीज करता है जिससे वो एक बड़ा सा टोर्नेडो बना लेता है और उसके स्पेशल मूव का नाम टावरिंग टोर्नेडो होता है। मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है, चलो फिर देखते हैं तुम मेरे इस टावरिंग टोर्नेडो को कैसे रोक पाते हो। लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं सिटी के सेंटर में एक जबरदस्त धमाका होता है और एक लाइट निकलती है। रैन को भी एक झटका लगता है। रैन कहता है, अभी अभी जो धमाका हुआ है मुझे नहीं लगता कि वो इस बंदे की वजह से हुआ है या फिर इसकी एबिलिटी से हुआ है, वो तो शहर में किसी और जगह पर हुआ है। मिस्टर ट्रेडर भी अपनी एबिलिटी को खत्म करने के बाद नीचे उतर आता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग अपनी असेसमेंट को जारी रख सकते हैं। और साथ ही वो रैन से कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे ही पास कर देता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, हालांकि मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता था। रैन उसे कहता है, क्या वाकई में तुमने मुझे पास कर दिया है? तो फिर जल्दी से बताओ मेरा रैंक क्या है? मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हें चेक कर रहा हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर तुम्हें वाकई में अपनी रैंकिंग को चेंज करवाना है तो तुम्हें नीचे जाकर टेस्ट देना होगा। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसे बस यही समझ लो कि मैं अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए तुम्हारे साथ कुछ मजे कर रहा था। अब जबकि तुमने सुन लिया है कि शहर के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, इसलिए अब मेरी तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रही, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर मिस्टर ट्रेडर बिल्डिंग के किनारे पर जाकर खड़ा हो जाता है और वो नीचे देखता है तो नीचे पोर्टल होता है। वो रैन से कहता है, रैन यहाँ पर आओ, वो देखो सामने एक पोर्टल है, यहाँ पर एक डंजन ब्रेक हुई है। नेक्स्ट सीन एसोसिएशन के हेडक्वार्टर का दिखाया जाता है जहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन और मॉनिटर्स के ऊपर वो सारे लोग बैठे सबको एनालाइज कर रहे होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि एक सिटी गेट में डंजन ब्रेक हुई है। सारे लोग जल्दी से मेन हॉल में आ जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? या अचानक से अलार्म क्यों बजने शुरू हो गए? उनमें से एक लड़की कहती है, मैंने अपने रिसोर्सेज से कंफर्म कर लिया है, ये एक डंजन ब्रेक है जो कि सेज मूड की है। यहाँ पर सेज मूड का मतलब ये है कि एक डंजन ब्रेक होती है जिसके अंदर से मॉन्स्टर्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और इंसानों पर अटैक कर देते हैं। वो उन सब से कहती है, ये डंजन ब्रेक सिटी एच में हुआ है। बाकी के सारे स्टाफ वाले उसे कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कुछ दिन पहले एनालिसिस किया था और ये सब कुछ तो 1 महीने के बाद होने वाला था। उनके मैनेजर उनसे कहते हैं, किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, जल्दी से करो और अपने एनालिसिस को कंप्लीट करो। मॉनिटरिंग टीम वहाँ पर जाओ और जाकर सारी जगह का जायजा लो कि वहाँ पर सिचुएशन क्या है, जबकि बाकी के सारे डेटा को इकट्ठा करने की कोशिश करो। और जितने भी कम्युनिकेशन टीम वाले हैं वो सारे के सारे हंटर्स को ढूंढने में लग जाओ। जितने भी हंटर्स करीब हैं उन सबको वहाँ पर भेज दो मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए। चीफ जाओ भी ऑफिस में वापस आती है तो उसी वक्त एक बंदा भागता हुआ उसके पास जाता है और कहता है, चीफ जाओ आप वापस आ गई, एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है, सीज मोड की एक डंजन ब्रेक हो गई है। हालांकि ये सिटी एच में 1 महीने के बाद होने वाला था, लेकिन ये आज ही हो गया है। अब हम लोग क्या करें? सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है। चीफ साहब अपना बैग उसको पकड़ा देती है और कहती है, चलो जल्दी से कमांडर एंड चीफ मास्टर डू को कॉल करो और उन्हें बताओ मैं उनसे मिलने के लिए आ रही हूँ।
चीफ जाओ सीधी लिफ्ट में चली जाती है और सोच रही होती है इस बार फिर से हम लोग लेट हो गए। लास्ट टाइम इस सेज मूड में हम लोग लेट हो गए थे और वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे। काश इस बार वैसा ना हो, हम लोग इस सिचुएशन को संभाल लें और मॉन्स्टर्स इंसानों को ना मार पाए। नेक्स्ट सीन फिर से बिल्डिंग के ऊपर का दिखाया जाता है। रैन उसे कहता है क्या तुम वाकई में सेज मूड की बात कर रहे हो? सेज मूड तो उसी को कहते हैं ना जिसमें डंजन ब्रेक हो जाती है और उसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और इंसानों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन एसोसिएशन के डेटा के मुताबिक सेज मूड तो 1 महीने के बाद स्टार्ट होने वाला था। मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है इस सारी बात का तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं, हो सकता है कि हमारे डेटा में कोई एरर हो या फिर हमसे कोई गलती हो गई हो इस सारी की असेसमेंट करने में। मिस्टर ट्रेडर अपने आप में सोच रहा होता है हालांकि मुझे भी नहीं पता कि सेज मूड 1 महीने पहले क्यों शुरू हो गया, लेकिन ये बहुत बड़ी मुश्किल है। हमारे पास जितने भी एस रैंक के हंटर्स थे वो सारे तो ग्रे गेट को क्लियर करने के लिए गए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर अब कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? लेकिन साथ ही वो हंसते हुए रैन की तरफ देखता है और कोई प्लान बना लेता है और साथ ही उसे कहता है बच्चे तुम मेरे साथ आओ। रैन उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? पहले तो तुम यहाँ से जाने वाले थे। मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुके हो, लेकिन तुम्हारा रैंक बहुत ज्यादा लो है। तुम अपने इस रैंक के साथ द सी ऑफ फॉरगेटफुलनेस के लिए रजिस्टर नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी वहाँ पर जाओ और अपनी एवोल्यूशन को कंप्लीट करो और अपने रैंक को हाई करके आओ। रैन उसके साथ जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो उसे खींचते हुए लेकर जा रहा होता है और कहता है हमारे इस एसोसिएशन की बिल्डिंग के 3रे फ्लोर के ऊपर एक पोर्टल है, वो तुम्हें सीधा स्काई टावर में लेकर जाएगा। स्काई टावर में जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे फ्लोर्स हैं, जितने फ्लोर तक तुम उसको क्लियर कर पाओगे वही तुम्हारा रैंक होगा। एक बार तुमने इसको क्लियर कर लिया, जहाँ तक तुम इसको क्लियर करोगे तुम वापस अपनी मर्जी से स्काई टावर में दाखिल हो सकते हो जब तक तुम चाहो। मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है मैं तुम्हें वहाँ पर जाने का अनरिस्ट्रिक्टेड पासवर्ड दे देता हूँ, तुम वहाँ पर अपनी मर्जी से आ जा सकोगे, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तुम जाकर स्काई टावर को क्लियर करो, जब तक कि सी ऑफ फॉरगेटफुलनेस डंजन ओपन नहीं हो जाती तब तक वापस मत आना। रैन उसे कहता है जरा रुको, मेरा सिस्टम कोई नोटिस वार्निंग दे रहा है। वो उसे कहता है हाँ मुझे भी पता है, मेरा सिस्टम भी दे रहा है। रैन अपने सिस्टम की विंडो ओपन करता है तो उसमें एक स्पेशल नोटिस होता है जो कि हंटर एसोसिएशन वालों की तरफ से होता है। उसे कहा जाता है कि सिटी एच में डंजन ब्रेक हुआ है जो कि 1 महीने बाद होने वाला था। सेज मूड एक्टिवेट हो चुका है और वहाँ पर सिटी में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। जितने भी हंटर्स आसपास के सिटीज में हैं, वो यहाँ पर आकर इन मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। हंटर्स को मॉन्स्टर को मारने पर 100 पॉइंट्स मिलेंगे। जितना ज्यादा डैमेज आप उसको डेल्थ करेंगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आप उसे अकेले मारते हैं तो आपको टोटल 3 मिलियन पॉइंट्स मिलेंगे। और साथ ही सिस्टम उसे एक लाइव वीडियो दिखाता है जो कि ज़ाओबी की तरफ से होती है। ज़ाओबी वहीं पर सीन पर मौजूद होती है और वहाँ पर वीडियोस बना रही होती है। रैन उसे वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये पागल लड़की वहाँ पर क्या कर रही है, जबकि इसे पता है कि वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। ज़ाओबी अपनी वीडियो में बता रही होती है कि इस डंजन ब्रेक के होने के बाद सिर्फ एक ही मॉन्स्टर बाहर निकला है, लेकिन इस मॉन्स्टर ने अपने इर्द गिर्द जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सभी को तोड़ दिया है और बहुत सारे लोगों को भी मार दिया है। लेकिन अभी तक हमारे हंटर्स इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि इस मॉन्स्टर के इर्द गिर्द एक बहुत ही पावरफुल आर्मर है, यानी उस मॉन्स्टर के इर्द गिर्द एक शील्ड है जो कि हंटर्स के अटैक्स को ब्लॉक कर रही है। मिस्टर ट्रेडर कहता है हमारी एसोसिएशन वालों ने बहुत ही अच्छा आइडिया लगाया है। अब जबकि हमारे पास यहाँ पर एस रैंक के हंटर्स मौजूद नहीं है तो हम लोग रिवार्ड्स देकर बहुत सारे हंटर्स को यहाँ पर बुलवा सकते हैं। एस रैंक के हंटर्स के मुकाबले में ये हंटर्स ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हंटर्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से ये इस मॉन्स्टर को यहाँ पर थोड़ी देर तक रोक कर रख सकेंगे। मिस्टर ट्रेडर फिर से रैन से कहता है चलो जल्दी करो, तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो? 3rd फ्लोर पर जाओ और उस पोर्टल के अंदर चले जाओ ताकि तुम्हें तुम्हारी रैंकिंग मिल सके। लेकिन रैन अभी भी वीडियो देख रहा होता है। ज़ाओबी कहती है मेरे कंधे पर चोट लगी है, लेकिन ये एक बहुत ही छोटी सी चोट है। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर वीडियो बनाती रहूंगी ताकि आप लोगों को लाइव स्ट्रीम मिलती रहे। रैन जी सारी वीडियो देखने के बाद मिस्टर ट्रेडर से कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अभी के लिए रैंकिंग के लिए नहीं जा सकता। रैन उसे कहता है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, तुमने मेरे साथ फाइट की और उसके बाद तुमने मुझे स्काई टावर की चाबी भी दे दी कि मैं वहाँ पर अपनी मर्जी से जा सकता हूँ। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी मैं रैंकिंग के लिए वहाँ पर नहीं जा सकता। मुझे पोर्टल पर जाना है और सेज मॉन्स्टर को मारना है। मिस्टर ट्रेडर हंसते हुए कहता है कहीं तुम्हें उस छोटी लड़की की फिक्र तो नहीं हो रही जिसने तुम्हारे साथ डंजन को क्लियर किया था? रैन उसे कहता है नहीं, मुझे उस लड़की की कोई भी परवाह नहीं, मैं तो वहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। फिर रैन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन कमांडर इन चीफ मास्टर डू का दिखाया जाता है जो कि अपने पौधों को पानी दे रहे होते हैं। चीफ जाओ भी वहाँ पर आती है और कहती है मास्टर डू क्या आप यहाँ पर हैं? मास्टर डू से कहते हैं लिटिल जाओ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सिटी एच में होने वाले सेज मोड ब्रेक के बारे में बात करने के लिए आई हो। चीफ साहब मास्टर डू से कहती है क्या मैं आपसे जान सकती हूँ क्या आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मास्टर डू से कहते हैं तुम तो काफी ज्यादा
होशियार हो। मुझे लगता है कि तुम मुझसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रही हो। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मास्टर डू से कहते हैं हम लोगों ने कोई भी प्लान तैयार नहीं किया हुआ, क्योंकि हमें पता था कि 1 महीने के बाद ये सेज मूड होने वाला है, लेकिन ये डंजन बहुत ही जल्दी ब्रेक हो गई है। हो सकता है कि हमारा सिस्टम खराब हो गया हो, हमारे सिस्टम ने डेटा ठीक तरह से एनालाइज नहीं किया, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और जहाँ पर हमारे रिस्पॉन्स प्लान की बात है, हम लोगों ने पहले से ही रिवार्ड देकर बहुत सारे हंटर्स को वहाँ पर बुलवा लिया है, क्योंकि पॉइंट्स हासिल करने के चक्कर में बहुत सारे छोटे हंटर्स वहाँ पर आ जाएंगे और इस मॉन्स्टर को थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रोक कर रखेंगे। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हमारी मेन अटैक फोर्स यहाँ पर आ जाएगी। फिर हमारे एस रैंक के हंटर्स आगे बढ़ेंगे और इन सारे मॉन्स्टर्स को मार देंगे। चीफ जाओ मास्टर डू की बात सुनने के बाद सोच रही होती है, अगर हम लोग इसी तरह करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग बच पाएंगे, क्योंकि सेज मोड के अंदर से 2 दिन के बाद एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं मॉन्स्टर्स की तादाद बढ़ती जाती है। अभी के लिए तो सिर्फ एक मॉन्स्टर बाहर निकला है, हमारे छोटे हंटर्स इसको हरा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें से और ज्यादा मॉन्स्टर्स निकलते हैं तो क्योंकि हमारे एस रैंक के हंटर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, उन्हें यहाँ पर पहुंचने में 15 दिन लगेंगे और 15 दिन तक हमारे जो छोटे हंटर्स इनको रोक नहीं पाएंगे, ये मॉन्स्टर्स तो यहाँ पर तबाही मचा देंगे। चीफ साहब मास्टर डू से कहती है, तो आपके कहने का मतलब है हमारे पास सिर्फ 15 दिन है, 15 दिनों तक हमने इनको रोका रखना है ताकि हमारे एस रैंक के हंटर्स यहाँ पर आ सके। मास्टर डू से कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, 15 दिन तक अगर हम इनको यहाँ पर रोक कर नहीं रख पाए तो सिटी एच की हालत भी बिल्कुल सिटी एस जैसी होगी, जो कि अब बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। और मास्टर डू चीफ जाओ से कहते हैं तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, बहुत ही जल्दी फॉरगेटन सी की डंजन ओपन होने वाली है। चीफ जाओ उनसे कहती है मैंने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, मेरे पास कुछ ऐसे अच्छे हंटर्स हैं जो कि इतने काबिल हैं कि फॉरगेटन सी की डंजन को क्लियर कर सकें। मास्टर डू को भी रैन के बारे में पता है, वो चीफ जाओ से पूछते हैं वो लड़का जिसका नाम सॉन्ग रैन है उसका क्या हुआ। चीफ जाओ कहती है हाँ बिल्कुल, ये बात कंफर्म है कि वो एक सेकंड अवेकनर है, यानी कि वो एक डबल अवेकनर है। उसने एक डंजन को अकेले ही क्लियर किया था, इसी वजह से हमें पता चला कि वो वाकई में एक डबल अवेकनर है, उसके पास बहुत सारी पोटेंशियल है। उसे फॉरगेटन सी डंजन में बेचकर हम लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वहाँ पर जाने से उसकी पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ेगी और वो फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा हंटर बन सकेगा, शायद वो एक एस रैंक का हंटर बन जाए। चीफ साहब मास्टर डू से कहती है मास्टर डू अगर आपको मुझसे और कुछ भी नहीं कहना तो क्या मैं सिटी एच में वापस चली जाऊँ। मास्टर डू से कहते हैं तुम्हारे वहाँ पर जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हो। बैरन वहाँ पर है, बैरन को ऑर्डर्स दे दो, वो वहाँ पर जाकर सब कुछ हैंडल कर लेगा। मिस्टर ट्रेडर का रियल नेम बैरन है। वैसे थोड़ी देर पहले मुझे बैरन की एक रिक्वेस्ट मिली थी, वो चाहता है कि मैं रैन को स्काई टावर में जाने के लिए परमिशन दे दूं, वो अपनी मर्जी से वहाँ पर आ जा सके। मुझे लगता है कि बैरन को भी इस सारी बात का अंदाजा है कि अगर हम लोगों ने फॉरगेटन सी की डंजन को फेल कर दिया, हम उसे क्लियर नहीं कर पाए, तो फिर बैरन को सुसाइड मिशन पर भेजना पड़ेगा। और साथ ही मास्टर डू खांसना शुरू कर देते हैं। चीफ जाउन से कहती है मास्टर डू क्या आप ठीक है। मास्टर डू से कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बीमार हूँ। फिर वो से कहते हैं क्या तुम मेरे साथ बैठकर टी पीना चाहोगी। वैसे भी हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, सेज मोड की डंजन ओपन हो चुकी है, हमने जितना हिसाब लगाया था उससे बहुत ज्यादा जल्दी होता जा रहा है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हैं। नेक्स्ट सीन सिटी एच का दिखाया जाता है, जहाँ पर सेज मूड से निकलने वाला एक ही मॉन्स्टर उन सारे हंटर्स के ऊपर बारी पार रहा है। वहाँ पर एक गिल्ड के मेंबर्स उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पा रहे, क्योंकि उस मॉन्स्टर के पास अपनी एक शील्ड है और उस शील्ड की वजह से उन सारे हंटर्स के अटैक उसके ऊपर बिल्कुल बेअसर हैं। रैन भी टैक्सी में बैठकर उसी तरफ आ रहा होता है। रैन उस टैक्सी वाले को अपना कार्ड देते हुए कहता है तुम्हारे कितने पैसे हो गए। वो उसे कहता है लिटिल ब्रदर इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहीं पर ड्रॉप कर सकता हूँ, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, तुम उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने वाले हो, क्योंकि तुम एक हंटर हो, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली सेफ रहेगी, इसलिए मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। फिर रैन उसकी टैक्सी से उतरकर लोगों के बीच से उस मॉन्स्टर की तरफ जाता और कहता है लगता है कि यहाँ के हालात तो उससे भी ज्यादा सीरियस हैं जितने ज़ाओबी ने अपनी वीडियो में दिखाए थे। सामने एक बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर खड़ा होता है। रैन कहता है तो ये वो जाइंट मॉन्स्टर है जो कि सीज मूड में से निकला है। रैन कहता है ये तो बहुत ही बड़ा है, और साथ ही वो अपनी असैसिन फार्म को एक्टिवेट करते हुए अपने दोनों डैगर्स निकाल लेता है। रैन जैसे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, वो सामने एक बिल्डिंग के अंदर देखता है, एक बिल्डिंग की खिड़की में एक छोटी सी लड़की खड़ी होती है और वो बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर भी अपने बड़े से बैट के साथ उस बिल्डिंग को तोड़ रहा होता है। जैसे वो मॉन्स्टर उस बड़ी सी बिल्डिंग को हिट करता है, वो बिल्डिंग टूट जाती है और वो बच्ची उसके अंदर से नीचे की तरफ गिर जाती है। रैन को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। रैन कहता है अब मैं क्या करूँ, मैं उस बच्ची को कैसे बचा सकता हूँ। उसी वक्त डार्की भागता हुआ आता है। डार्की बड़ी ही स्पीड के साथ भागता हुआ आगे की तरफ जाता है और एक जबरदस्त जंप लगाता है और साथ ही हवा में वो अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में चला जाता है और उस बच्ची को कैच करके नीचे उतर आता है। रैन कहता है चलो शुक्र है डार्की ने इस बच्ची को बचा लिया। साथ ही वो पीछे की तरफ देखता है तो ज़ाओबी वहीं पर खड़ी होती है। ज़ाओबी उसे कहती है मुझे पता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे। साथ ही वो उसकी वीडियो भी बना रही होती है। ज़ाओबी अपनी ऑडियंस से कहती है डार्की के लिए डोनेशन भेजना मत भेजिएगा, डार्की ने अभी अभी एक बच्ची को बचाया है। रैन ज़ाओबी से पूछता है ज़ाओबी क्या
तुम ठीक हो? वो उसे कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था। फाइट के दौरान मुझे भी छोटी सी चोट लग गई, मेरा बाजू जख्मी हो गया है। हालांकि मैं उस मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं कर रही, सिर्फ वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं जख्मी हो गई हूँ। क्या तुम देख सकते हो मेरे बाजू पर जख्म है? वो आगे बढ़ता है और जल्दी से उसके बाजू को पकड़कर हील करना स्टार्ट कर देता है। जाओ भी शर्माना शुरू कर देती है। रैन उससे पूछता है सीज मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट कैसी चल रही है? वो उसे कहती है मुझे नहीं लगता कि हमारे हंटर्स उसके सामने टिक पाएंगे, क्योंकि ये सारे लो लेवल के हंटर्स हैं और वो सीज मोड का मॉन्स्टर है। जैसे ही हंटर एसोसिएशन वालों ने अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद बहुत सारे हंटर्स यहाँ पर आ गए। उन्होंने यहाँ पर आकर एक असल टीम बनाई और इसके ऊपर अटैक किया, लेकिन साथियों ने पता चल गया कि इस मॉन्स्टर को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। सीज मोड का जो मॉन्स्टर है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसके इर्द गिर्द एक शील्ड है जो कि इसे प्रोटेक्ट कर रही है। हमारे फिजिकल अटैक्स और हमारे मैजिक अटैक्स दोनों ही इसके सामने बेकार है। हम अभी तक इस बात का सुराग नहीं लगा पाए कि हम इसकी शील्ड को कैसे डिस्ट्रॉय करें। अगर इसकी शील्ड को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो इसको नहीं मारा जा सकता। रैन कहता है तो इसका मतलब इसके इर्द गिर्द एक शील्ड है। मुझे लगता है कि मैं इसकी शील्ड को ब्रेक कर सकता हूँ। वो डार्की से कहता है डार्की मेरी हेल्प करो। रैन कहता है मैं भागता हुआ उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ूंगा। तुम दोनों को अपनी हेल्प की मदद से मुझे ऊपर की तरफ भेजना होगा। जितना ऊंचा तुम मुझे भेज सकते हो उतना ऊंचा। जाओ भी उसे कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे? वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। रैन उसे कहता है अगर मैं उसके साथ फाइट नहीं करूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं उसको हरा सकता हूँ या नहीं? जाओ भी उसे कहती है लास्ट टाइम भी तुमने ऐसे ही कहा था। चलो फिर ठीक है, अब तुम कह ही रही हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और साथ ही वो अपनी लाइव स्ट्रीम को बंद कर देती है और उन सबसे कहती है अभी मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम करना है। जबकि ऑडियंस वाले उसे कह रहे होते हैं अभी तो मजा आने वाला था, तुम अभी बीच में इस लाइव स्ट्रीम को बंद कैसे कर सकती हो? अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पर बैटलफील्ड पर क्या आ गया? तुम तो अपने फैंस को भूल ही गई हो। जाओ भी अपनी वीडियो को बंद करने के बाद रैन से कहती है चलो भी ठीक है करते हैं। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती है कि उसी वक्त उन्हें पीछे से बाइक के चलने की आवाज आती है। एक बंदा बाइक के ऊपर बैठा होता है और वो बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो इन सब से कहता है तुम सब लोग रास्ते से हट जाओ, ये मॉन्स्टर मेरा है, मैं इसको मारूंगा। और वो उनके पास से बड़ी स्पीड के साथ सूश करके गुजर जाता है और उन सब से कहता है तुम सब लोग यहाँ पर खड़े रहकर वैसे भी इस मॉन्स्टर को नहीं मार पाओगे, इसलिए घर चले जाओ, ये मॉन्स्टर मेरा है, सारा इनाम मुझे मिलेगा। रैन कहता है अब ये वाला बेवकूफ कौन है? चलो छोड़ो इसे, हम लोग अपने मिशन पर काम करते हैं। फिर रैन आगे की तरफ भागना शुरू करता है और डार्की से कहता है डार्की चलो मेरा साथ दो। डार्की और रैन दोनों ही भागते हुए सीज मोड के मॉन्स्टर की तरफ आगे की तरफ जाते हैं। जबकि उस मॉन्स्टर के साथ अभी भी कुछ लोग फाइट कर रहे हैं। वहाँ पर एक लड़की होती है जो की अपनी पायरोकाइनेसिस को यूज कर रही होती है, यानी कि फायर अटैक्स को यूज करते हुए उसकी शील्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका अटैक उसके ऊपर बिल्कुल बेअसर होता है। वो अपने गिल्ड लीडर से कहती है गिल्ड लीडर मेरा अटैक इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा। इनमें से एक हंटर कहता है पहले हम इसकी शील्ड को एनालाइज करते हैं कि इसकी शील्ड काम कैसे करती है, उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। वो लोग अभी वहीं पर खड़े बातें कर रहे होते हैं कि वही बेवकूफ जो कि मोटरसाइकिल पर था वो अपनी मोटरसाइकिल के साथ ही ऊपर की तरफ जंप करता है और ला 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 करता हुआ सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। गिल्ड लीडर जो कि पहले से वहाँ पर फाइट कर रहे हैं वो कहता है अब ये बेवकूफ कौन है, ये यहाँ पर कैसे आ गया? असल में ये बाइक वाला लड़का ये भी एक गिल्ड का प्रेसिडेंट है। वो जल्दी से अपनी नाइफ को निकाल लेता है, हवा में ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने डबल स्ट्राइक मूव को यूज करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके इर्द गिर्द तो एक शील्ड है। लेकिन शो ऑफ करने के चक्कर में उसकी बाइक नीचे गिरकर टूट जाती है और वहीं पर उसमें धमाका होता है। वो लड़का अपनी बाइक की तरफ देखता है और कहता है इस मॉन्स्टर की वजह से तो मेरी बाइक तबाह हो गई, लेकिन इस मॉन्स्टर के ऊपर तो एक स्क्रैच भी नहीं आया, मुझे फिर से ट्राई करना होगी। अब मुझे नई बाइक खरीदने के लिए पहले इस मॉन्स्टर को मारना होगा, फिर मुझे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। गिल्ड लीडर उसे कहता है लड़के तुम इसके ऊपर चाहे 100 बार भी अटैक कर लो फिर भी इसके ऊपर जरा भी डैमेज नहीं होगा, क्योंकि इस मॉन्स्टर के पास एक बहुत ही पावरफुल शील्ड है। वो लड़का उसे कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे अटैक करने दो, ये मॉन्स्टर मेरा है, मैं इसे मारूंगा। जबकि दूसरी तरफ से रैन को भी दिखाते हैं। रैन भी भागता हुआ जंप करने की तैयारी में होता है। वो नीचे से ऊपर की तरफ जंप करता है, डार्की भी उसके साथ ही ऊपर की तरफ जंप करता है। हवा में जाने के बाद रैन डार्की से कहता है चलो डार्की मुझे ऊपर की तरफ पुश करो। डार्की अपना हाथ ऊपर की तरफ करता है। रैन उसके हाथ के ऊपर अपना पाँव रखते हुए ऊपर की तरफ पुश करते हुए एक डबल जंप करता है। रैन जो कि सीधा उड़ता हुआ उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है और कहता है मुझे नहीं पता कि इसकी शील्ड कैसे काम करती है, लेकिन शायद मेरे डैगर्स के अटैक्स की वजह से इसकी शील्ड टूट जाए। जबकि वहीं पर वो सुरख बालों वाला लड़का भी नीचे से उसके पाँव पर अटैक कर रहा होता है और कहता है ये मॉन्स्टर मेरा है, मैं किसी को भी नहीं लेने दे सकता, मुझे जल्दी से इसे मारना होगा। रैन जंप करते हुए उस मॉन्स्टर के करीब पहुंच जाता है और जैसे ही अपने डैगर्स उसकी बॉडी में धंसाने लगता है वहाँ पर एक शील्ड होती है। रैन कहता है मेरे डैगर्स तो उसकी शील्ड के अंदर धंस ही नहीं रहे, लेकिन साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि तुम्हारा प्रिसाइज अटैक वाला मूड एक्टिवेट हो चुका है। और जैसे ही उसका वो मूड एक्टिवेट होता है उसके डैगर्स उसकी शील्ड के अंदर धंस जाते हैं। रैन के डैगर्स उसकी शील्ड के अंदर जाने की वजह से उसकी शील्ड टूट जाती है और रैन का डैगर उसके कंधे में धंस जाता है, जिससे उस बेचारे का ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो मॉन्स्टर चिल्लाना शुरू कर देता है और साथ ही वो मॉन्स्टर एक जबरदस्त चीख मारता है जिससे रैन नीचे की तरफ गिर जाता है, लेकिन साथ ही उस मॉन्स्टर की शील्ड भी टूट जाती है। रैन जो कि ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। जाओ भी जल्दी से डार्की से कहती है डार्की आगे बढ़ो और रैन को गिरने से बचाओ। डार्की बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और रैन को गिरने से बचा लेता है। रैन कहता है चलो मैंने इसकी शील्ड
शील्ड को तो तोड़ दिया, अब बाकी के हंटर्स इस पर अटैक करके इसे मार सकते हैं। बाकी वहाँ पर जितने भी हंटर्स मौजूद होते हैं वो सारे भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं इस मॉन्स्टर की शील्ड टूट चुकी है, चलो मिलकर इस पर अटैक करते हैं। वो सुरख बालों वाला लड़का पहले तो हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो गया, इसकी शील्ड कैसे टूट गई, लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है लगता है कि मैंने अपनी तलवार के अटैक से इसकी शील्ड को तोड़ दिया है। और साथ ही वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अब जबकि मैंने इसकी शील्ड को तोड़ दिया है मैं इस पर अटैक करके इसे मार देता हूँ ताकि सारे पॉइंट्स मुझे मिल जाए। गिल्ड लीडर भी अपने गिल्ड वालों से कहता है जल्दी करो और सारे लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करो ताकि हम लोग इसे जल्दी से जल्दी मार सकें। उनमें से कुछ हंटर्स जो होते हैं वो मैजिक यूजर होते हैं, जबकि उनमें से कुछ फिजिकल अटैक यूजर होते हैं। वो सारे मिलकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो सारे मिलकर जब बॉस के ऊपर अटैक करते हैं तो वो बॉस जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। सुरख बालों वाला लड़का उन सब से कहता है ये बॉस सब मर चुका है और इस बॉस को मैंने मारा है क्योंकि इसकी शील्ड को मैंने तोड़ा था। चाहे तुम सब लोगों ने मिलकर इस पर अटैक किया है फिर भी सारे के सारे पॉइंट्स मैं अपने लिए रखूंगा। वो सारे हंटर उसे कहते हैं तुम कहाँ से आ गए हो, तुमने कब इसकी शील्ड को तोड़ा, हमने तुम्हें इसकी शील्ड को तोड़ते हुए नहीं देखा। उन सारे हंटर्स का गिल्ड लीडर भी वहीं पर होता है। वो उसे कहता है बॉस को हम सब ने मिलकर हराया है और वैसे भी हम सब लोगों ने उस लड़के को देखा है जिसने इस बॉस की शील्ड को तोड़ा है, वो तुम नहीं थे। लीडर उसे इशारा करते हुए कहता है वो लड़का जिसके पास एक वेयरवुल्फ है उस लड़के ने उसकी शील्ड को तोड़ा है। सुरख बालों वाला लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रैन से कहता है मेरी बात याद रखना, तुमने मेरे किल को चोरी किया है, अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा, मेरे सामने मत आना। रैन उसे कहता है जाओ जाकर जो तुमसे करने होता है कर लो। सुरख बालों वाला लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। एक लड़की वहाँ पर आती है जो कि हांगटू ग्रुप की मेंबर है। वो आती है उसे कहती है यहाँ पर गुस्सा होने से अच्छा है घर जाओ और जाकर अपनी जान बचाओ, यहाँ पर कहीं मॉन्स्टर के हाथों से मारे ना जाना। उस लड़की के साथ उसका एक छोटा सा रोबोट भी होता है जिसका नाम बिक्सी होता है। वो लड़की उसे कहती है बिक्सी अटैक मोड में चेंज हो जाओ और बिक्सी एक वेपन बन जाता है, एक बड़ी सी गन। उस लड़की का नाम सूके है और वो हांगटू ग्रुप की एक नई टेक्नीशियन है। वो एक आर्किटेक्ट है, वो एक हंटर नहीं है, यानी कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हंटर्स के साथ फाइट कर सकती है। इस लड़की का नाम सूके है और ये हांगटू ग्रुप की नई टेक्नीशियन है। सूके के पास एक छोटा सा रोबोट होता है जिसका नाम बिक्सी होता है। वो उसे कहती है बिक्सी चलो जल्दी से चेंज हो जाओ अटैक मोड में, और वो एक बड़ी सी गन बन जाता है। सूके कहती है वैसे तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ क्योंकि मैं पहली बार किसी बड़े मॉन्स्टर का सामना करने के लिए आई हूँ, लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ तो मेरे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। मेरा दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा है। और साथ ही वो एक लंबा सांस लेती है और अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताती है। सूके कहती है कुछ दिन पहले तक मैं सिर्फ घर में रहती थी, मैं किसी भी गिल्ड की मेंबर नहीं थी और ना ही मुझे कोई हंटर बनने का शौक था। कुछ दिन पहले का सीन दिखाते हैं। सूके अपने घर वापस आती है और अपने भाई को आवाज देती है, लेकिन उसका भाई घर पर नहीं होता। सूके कहती है मेरा भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आया, वो तो सिर्फ एक डंजन में गया था जो कि एक नॉर्मल रैंक की डंजन थी, फिर अभी तक वो वापस क्यों नहीं आया। सूके अपना मोबाइल निकालती है और अपने भाई को कॉल करती है, लेकिन उसका भाई कॉल पिक नहीं करता और उसे कहा जाता है कि थोड़ी देर बाद कॉल करना क्योंकि अभी तक राब्ता मुमकिन नहीं है। यहीं पर उसके भाई की तस्वीर दिखाते हैं। इसका भाई वही लड़का है जो कि उस दिन कुल्हाड़ा लेकर बड़े बॉस को मारने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ा था और बॉस ने सबसे पहले उसी को मारा था। सूके काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है अब तो काफी देर हो चुकी है, मेरा भाई अभी तक वापस नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि डंजन के अंदर कोई एक्सीडेंट हो गया हो। सूके कहती है मुझे यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ न कुछ करना होगा, जो मैं कर सकती हूँ वो तो मैं करूंगी। हालांकि अभी तक हंटर एसोसिएशन वालों की तरफ से रेड के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन अगर मैं उनके सिस्टम को हैक कर लेती हूँ तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को जान सकती हूँ। फिर सूके एक रूम की तरफ चली जाती है जहाँ पर उसने पूरा सिस्टम लगाया होता है, बहुत सारे कंप्यूटर एलसीडीज पड़े होते हैं। क्योंकि सूके एक टेक्नीशियन है इसलिए वो किसी भी चीज को हैक कर सकती है। वो अंदर जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और कहती है मैं हंटर एसोसिएशन की वेबसाइट को हैक कर लेती हूँ जिससे मुझे पता चलेगा कि डंजन के अंदर क्या हुआ है और मेरा भाई अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया। सूकी जाकर अपने कंप्यूटर से कहती है जेरूसलम चलो जल्दी से हैकिंग को स्टार्ट करो। वो उसके वॉइस को रिकॉग्नाइज करने के बाद कहता है ठीक है मास्टर, मैं हैकिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। सूकी अपने कंप्यूटर से कहती है हंटर एसोसिएशन की वेबसाइट के अंदर जाओ और वहाँ पर जाकर सूजे ही यानी कि मेरे भाई की डंजन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो कि आज डंजन के अंदर क्या हुआ है, उनकी डंजन का रिजल्ट क्या है और मेरा भाई अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया। कंप्यूटर उसे कहता है तुम्हारे भाई ने आज पूरे दिन में सिर्फ एक ही डंजन को अटेम्प्ट किया है, यानी कि एक ही रेड के लिए गया था। मैं अभी उसके बाकी के डेटा को निकालता हूँ और साथ ही वो हैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। पता नहीं जहाँ पर कुछ अल्फा कोड्स वगैरह के बारे में बोला जाता है। वो जैसे ही हंटर एसोसिएशन की वेबसाइट के अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है तो उसका एक्सेस ब्लॉक हो जाता है और उसके सामने एक वार्निंग वाला मैसेज आया जाता है और कहा जाता है तुम्हारे पास परमिशन नहीं है इस सारे डेटा को एक्सेस करने की, लेवल 3 का सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, डिफेंसिव सिस्टम। सूके भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है वो तो सिर्फ एक नॉर्मल डंजन है, लेकिन इसके डेटा को एक्सेस करने के लिए इतनी ज्यादा परमिशंस की क्या जरूरत है, इसके डेटा को रिस्ट्रिक्ट क्यों किया गया है।
सूके दोबारा से कोशिश करती है और कोई नई ट्रिक यूज करती है, लेकिन फिर से वो उदास होकर बैठ जाती है क्योंकि उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा परमिशंस नहीं है, ये सारा डेटा क्लासिफाइड है, तुम इसको हैक नहीं कर सकती। सूके कहती है चलो ठीक है, अगर मैं इस वेबसाइट को हैक नहीं कर सकती और सारे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती, कम से कम मैं उन लोगों के बारे में तो जान सकती हूँ जो कि मेरे भाई के साथ उस डंजन के अंदर गए थे। मैं उन सब से पूछ सकती हूँ कि डंजन के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि मेरा भाई अभी तक वापस नहीं आया। सूके अपने आप से कहती है मुझे अपने आप पर यकीन होना चाहिए, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। और वो फिर से कोडिंग करना स्टार्ट करती है। उसी वक्त घड़ी की तरफ भी दिखाते हैं कि उसे काम करते हुए 7 बज जाते हैं। वो अभी तक कंप्यूटर के सामने बैठी अपना काम कर रही है, लेकिन उस डंजन में उसके भाई के साथ जितने भी लोग गए थे उन सब के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि वो किसी भी सिस्टम को हैक नहीं कर पा रही होती, किसी के लिए भी उसके पास इतनी ज्यादा परमिशंस नहीं होती, सारे का सारा डेटा ही क्लासिफाइड होता है। सूके कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे भाई के साथ उस दिन जितने भी लोग डंजन के अंदर गए थे उन सभी के ऊपर हाईली क्लासिफाइड का लेबल लगा हुआ है, यानी कि मैं उनको एक्सेस नहीं कर सकती, उनका डेटा नहीं देख सकती। सूके फिर से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन साथ ही वो फिर से अपने आप से कहती है मैं कंफ्यूज नहीं हो सकती, मुझे टेंशन नहीं लेनी, मैं ये कर सकती हूँ, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। और वो फिर से कंप्यूटर पर बटन दबाना स्टार्ट कर देती है। काफी देर तक इसी तरह लगी रहती है, यहीं तक के टाइम दिखाते हैं कि 9:30 बज चुके होते हैं, लेकिन अभी तक वो सिस्टम को हैक नहीं कर पाई। और साथ ही वो रोना शुरू कर देती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस सिस्टम को हैक नहीं कर पा रही। सूके रोते हुए कहती है मैंने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, मेरा भाई ही हमेशा मेरे लिए खाना बनाता था। चलो कोई बात नहीं, मैं बाहर से ऑर्डर मंगवा लेती हूँ। वो अपने मोबाइल पर एप्लीकेशन ओपन करती है और कहती है यहाँ पर से एप्लीकेशन के ऊपर से ऑर्डर देने से जो भी चीज मंगवाओगे वो हमारे घर पर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर पहले हमें अपना एड्रेस बताना पड़ता है। और लेकिन उसे अपना एड्रेस याद नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है। वो रोना शुरू कर देती है और कहती है मुझे तो अपना एड्रेस भी याद नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मैं ऑर्डर कैसे करूँ। फिर वह साथ ही और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और उसका मोबाइल उसके हाथ से गिर जाता है और नीचे गिरकर टूट जाता है। वो कहती है अब मैं क्या करूं, मेरा तो मोबाइल भी टूट चुका है, मैं तो अपने भाई के बिना एक ऑर्डर भी नहीं कर सकती, मैं अपने लिए खाना भी नहीं मंगवा सकती, मैं अपने भाई के बिना क्या करूंगी। उसी वक्त बिक्सी भी उसके पास आ जाती है। सूके बिक्सी को गले से लगा लेती है और रोना शुरू कर देती है और कहती है आज से पहले मैंने अपने आप से कुछ भी नहीं किया, हमेशा मेरे लिए सब कुछ मेरा भाई किया करता था, मेरे लिए खाना भी वही मंगवाता था, मैं तो अपने भाई के बिना खाना भी नहीं मंगवा सकती, अब मैं क्या करूंगी, मैं जिंदा कैसे रहूंगी। सूके भी बिक्सी को अपने गले से लगाकर ही बैठी होती है कि उसी वक्त उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है और उसे कहा जाता है तुमने जिस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उस बंदे ने एक नई वीडियो को अपलोड किया है, यानी कि टैंक ज़ाओबी ने नई वीडियो को अपलोड किया है। वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, वो भी अरीना से, जहां पर एक लड़का जो कि ब्रॉन्ज लेवल का है वो एक लड़की एक असैसिन के साथ फाइट कर रहा है। सूके जल्दी से अपनी स्क्रीन की तरफ देखती है तो सामने ज़ाओबी होती है जो कि अरीना से लाइव मैच दिखा रही है। ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन लूमी और रैन की फाइट हुई थी। रैन लूमी से कह रहा होता है चलो जल्दी से कहो कि मैं एक कुतिया हूँ और बहुत ही बुरी कुतिया हूँ। सूके कहती है ये लड़का तो बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन साथ ही वो उसे पहचान जाती है और कहती है ये तो रैन है, ये तो सॉन्ग रैन है, ये भी मेरे भाई के साथ डंजन में गया था। वो जल्दी से अपने डेटा को दोबारा से रिसर्च करती है और कहती है ये तो वाकई में सॉन्ग रैन है। सूके कहती है डंजन के अंदर इसके साथ जितने भी लोग गए थे उन सभी का डेटा रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन इसके डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। ये अभी तक बाहर क्यों है, बाकी सब कहां पर हैं? सूके काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उठकर जाकर अपनी टेबल पर पड़े हुए एक ब्लूप्रिंट के सामने खड़ी हो जाती है। वो ब्लूप्रिंट एक बड़ी सी गन का होता है। वो उस ब्लूप्रिंट के ऊपर दोबारा से लाइनें लगाना शुरू कर देती है, यानी कि वो उसको दोबारा से बना रही है। और बिक्सी से कहती है बिक्सी मुझे लगता है कि अब मुझे अपने आप भी कुछ करना होगा, मैं बहुत ज्यादा नाइव थी, जो मुझे लगा था कि मैं अपने भाई के भरोसे सारी जिंदगी गुजार सकती हूँ। नेक्स्ट सीन इस दिन के 2 दिन के बाद का होता है। हांगटू गिल्ड का बॉस अपने रूम में बैठा होता है, जबकि उसी वक्त वो लड़का जिसका बाजू कट गया था, मिस्टर ट्रेडर ने जिसके ऊपर अटैक किया था, वो बॉस के पास आता है और कहता है बॉस एक लड़की तुमसे मिलने के लिए आई है। वो कहती है कि वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है। वो लड़की कहती है कि वो एक आर्किटेक्ट है। बॉस उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है। वो लड़का उसे कहता है बॉस क्या हुआ, क्या कोई मसला है, क्या उसे वापस भेज दूं? बॉस ने कहता है नहीं, उसे अंदर आने दो। ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि एक आर्किटेक्ट हमारे पास खुद चल कर आया है। एक आर्किटेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जहाँ पर हंटर्स होते हैं वहाँ पर आर्किटेक्ट्स भी साथ होते हैं। आर्किटेक्ट्स अपनी मशीन्स और अपनी गन्स की मदद से अटैक करते हैं, जबकि हंटर्स अपनी सोल पावर के साथ अटैक करते हैं। हंटर्स को जो नेचुरल गिफ्ट मिला है, यानी कि उनके पास नॉर्मल इंसानों से स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आर्किटेक्ट्स जो कि अपने आप को हंटर बनाना चाहते हैं वो अपनी मशीनों का सहारा लेते हैं, अपने रोबोट्स का सहारा लेते हैं। इस दुनिया में हंटर से ज्यादा नॉर्मल लोग हैं और नॉर्मल लोग मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते। तुम ऐसा कह सकती हो कि 1000 में से सिर्फ 5 ऐसे लोग होंगे जो कि आर्किटेक्ट होंगे, जो अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना चाहते हैं। मुझे तो ये बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है कि एक आर्किटेक्ट हमारे पास आई है, चलो जल्दी से उसे अंदर भेज दो। सूके अंदर आकर खड़ी हो जाती है। बॉस उसे कहता है तो तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हो और तुम एक आर्किटेक्ट हो। सूके उसे कहती है हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। बॉस कहता
कहता है मुझे ये बात बताओ, तुम हमारे ही गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? सूके उसे कहती है मैं सॉन्गरैन की वजह से तुम्हारे इस गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भाई सॉन्गरैन के साथ एक डंजन रेड पर गया था, लेकिन सॉन्गरैन वापस आ गया, बाकी सब लोग वापस नहीं आए। मुझे नहीं पता मेरा भाई कहाँ पर है, और उस डंजन के अंदर जो कुछ भी हुआ है, मेरे भाई के साथ जो कुछ भी हुआ है, वो सब कुछ सॉन्गरैन ने किया है। सॉन्गरैन का नाम सुनते ही बॉस काफी ज्यादा खुश रहता है, क्योंकि वो भी इस रैन के साथ बदला लेना चाहता है। मैं यहाँ पर हांगटू गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग भी रैन को मारना चाहती हो। रैन ने वीडियो के अंदर तुम्हारे एक मेंबर को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया था और सबके सामने हांगटू ग्रुप की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी। बॉस उसकी बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो फिर ठीक है, तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सकती हो। मैं तुम्हें दो बातें बताता हूँ। पहली बात तो ये है हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिस्टर ट्रेडर से मिली है। बॉस उसे कहता है उस डंजन के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ हमें पता है। उस डंजन के अंदर सॉन्गरैन के अलावा जितने भी थे वो सारे के सारे लोग मारे गए हैं, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, तो तुम्हारा भाई भी मर चुका है। सूके उसकी बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है और कहती है आए मेरे भाई की मौत कैसे हुई, डंजन के अंदर क्या हुआ था? बॉस उसे कहता है हमें इन सारी डिटेल्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि हमारे इन्फॉर्मेशन वाले बंदे ने सारी डिटेल्स नहीं दी, लेकिन मुझे इतना पता है कि बाकी सारे लोगों के मरने के बाद सॉन्गरैन जब उस डंजन के अंदर से बाहर निकला तो वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वो लड़का जो कि पहले एक वीक हीलर हुआ करता था, अब वो हमारी एक असैसिन लूमी को भी हराने के काबिल हो चुका है। बॉस उसे कहता है हमारे गिल्ड का मोटो ये है कि हम लोग दूसरों के खिलाफ खड़े होते हैं, जो भी हमारे खिलाफ खड़ा होगा हम उसे मार देते हैं और अपने लोगों की हमेशा हिफाजत करते हैं, यही हमारा मोटो है। तुम्हें भी इसी रूल को फॉलो करना होगा, हमेशा हांगटू ग्रुप को बचाना होगा। सॉन्गरैन को मारने के लिए तुम्हें किसी पर्सनल रीजन की जरूरत नहीं है। सॉन्गरैन ने हमारे एक मेंबर को मारा है, यानी कि लूमी को मारा है, इसलिए हम लोग उसको मारेंगे क्योंकि उसने हमारे एक मेंबर को डिस्ग्रेस किया है। अगर तुम हमारे ग्रुप के रूल्स को फॉलो करना चाहती हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर वेलकम करता हूँ, तुम हमारे हांगटू गिल्ड को ज्वाइन कर सकती हो। सूके उसे कहती है मैं तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन करूंगी अगर इस सब का ताल्लुक यानी कि मेरे भाई की मौत का ताल्लुक उस लड़के सॉन्गरैन के साथ है, तो फिर ठीक है, मैं सॉन्गरैन को अपने हाथों से मारना चाहूंगी। सूके जैसे वहाँ से जाने लगती है बॉस उसे कहता है हाँ ये बात ठीक है कि मैंने तुम्हें कह दिया है कि तुम हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते, लेकिन मैं फिर भी तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम हमारी रेड्स को ज्वाइन करो ताकि तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस हासिल हो सके। तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, हमारी डंजन रेड्स को ज्वाइन करो और एक बी रैंक की हंटर बनकर दिखाओ ताकि तुम्हें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिल सके। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? सूके उसे कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी डंजन रेड्स को ज्वाइन करने को तैयार हूँ। सूके वहाँ से चली जाती है और कहती है अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन करूंगी। अब मैं वो छोटी लड़की नहीं रही जो कि सिर्फ घर में बैठकर रिसर्च करती है, अब मुझे फील्ड में जाकर अपनी भाई की मौत का बदला लेना है। वही लड़का बॉस के पास आता है जो कि लूमी का दोस्त था। वो बॉस से कहता है बॉस क्या आपको लगता है कि ये लड़की वाकई में हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लायक है? बॉस उसे कहता है तुम्हें किस बात की चिंता है? लूमी का दोस्त कहता है नहीं मुझे किसी बात की चिंता नहीं, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा हूँ। बॉस उसे कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि वो लड़की इस लायक नहीं है कि हांगटू ग्रुप को ज्वाइन कर सके, और ना ही वो किसी को प्रोटेक्ट कर सकती है और ना ही किसी का सामना कर सकती है। वो तो बस एक बेवकूफ बच्ची है जो कि अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती है। ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। उस लड़के सॉन्गरैन ने हमारी एक बेहतरीन असैसिन लूमी को हमसे छीन लिया, यही लड़की उस रैन से हमारा बदला लेगी। नेक्स्ट सीन फिर से अटैक वाली जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर सेज मूड का मॉन्स्टर सबके ऊपर अटैक कर रहा है, जबकि वो सारे हंटर्स उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उन्होंने उस मॉन्स्टर को नीचे गिरा लिया होता है क्योंकि रैन ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से उसकी शील्ड टूट गई थी। मॉन्स्टर के नीचे गिरने के बाद उनके गिल्ड का लीडर उन सबसे कहता है जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो ताकि हम लोग इसे यहीं पर मार दें, ये दोबारा से उठ ना पाए। गिल्ड लीडर के पास भी अपना एक टेक्नीशियन होता है, वो उसे कहता है जब तक ये मॉन्स्टर नीचे है जल्दी से इसे एक स्टेटस इफेक्ट दो। उसके पास एक बड़ी सी गन होती है, वो अपनी गन के अंदर एक बड़ा सा ग्रेनेड लगाता है। उस गन के अटैक को क्वांटम प्रोजेक्शन कहते हैं। वो उसके साथ उस बॉस के ऊपर अटैक करता है। उसकी गन के अंदर से एक छोटा सा मिसाइल निकल कर जाता है जो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर लगता है। इस क्वांटम प्रोजेक्शन की मदद से वो उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को माप सकते हैं और साथ ही उसकी शील्ड के बारे में भी जान सकते हैं कि इसकी शील्ड की वीकनेस क्या है और इस मॉन्स्टर को मारने के कौन कौन से वीक साइड्स हैं। गिल्ड लीडर अपने टेक्नीशियन से कहता है एनालिसिस कैसा जा रहा है? वो उसे कहता है मैं अभी इसको एनालाइज कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर तक बताता हूँ कि क्या रिजल्ट्स आए हैं। इस क्वांटम प्रोजेक्टाइल को यूज करने का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि इससे उस मॉन्स्टर की हेल्थ इंक्रीज हो जाएगी और वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। गिल्ड लीडर अपने सारे साथियों से कहता है ये मॉन्स्टर फिर से उठकर खड़ा हो रहा है, चलो जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो, इसे खड़ा मत होने देना, कहीं ये दोबारा से अपनी शील्ड को जनरेट न कर ले। सूके भी वहीं पर खड़ी होती है। सूके कहती है इस मॉन्स्टर को मारने के ऊपर बहुत बड़ा इनाम है, यानी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलने वाले
वाले हैं। अब क्योंकि मैं हांगटू गिल्ड का एक हिस्सा हूँ, इसलिए मुझे हांगटू ग्रुप के लिए इस मॉन्स्टर को मारना होगा। सूके बड़ी ही स्पीड के साथ अपनी गन को लेकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। वो उस मॉन्स्टर के थोड़ा सा करीब पहुंचने के बाद अपनी गन को लोड करती है और उसके ऊपर एक ब्लास्ट करती है। सूके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के बाद उसके स्टेटस को देखती है और कहती है, मेरा अटैक तो काफी ज्यादा अच्छा है, इस मॉन्स्टर को मेरे अटैक की वजह से काफी डैमेज हुआ है, उसकी हेल्थ कम हो गई है। लेकिन साथ ही वो कहती है, इसका आर्मर वाला बाल यानी कि शील्ड वाली जो लाइन है वो क्यों चमक रही है। गिल्ड लीडर का टेक्नीशियन उसे कहता है, मैंने एनालिसिस कंप्लीट कर लिए हैं। बॉस उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, इसे हमारे वॉइस सिस्टम में डाल दो, जितने भी हंटर्स यहाँ पर हैं उन सबको इसका लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाओ और उन्हें बताओ कि इसके कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं। वो टेक्नीशियन बिल्कुल वैसे ही करता है जैसा कि उसे बॉस ने कहा है। वो सबसे कहता है, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इस मॉन्स्टर के पास अपनी शील्ड को रीजनरेट करने की एबिलिटी है। एक बार जब ये अपनी शील्ड को बना लेता है तो हमारे कोई भी अटैक्स इसके ऊपर काम नहीं करते, ना ही मैजिक अटैक्स और ना ही फिजिकल अटैक्स। ये 99.9% तक हमारे अटैक से बिल्कुल अनडैमेज रहता है। इसकी शील्ड को तोड़ने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो हम इसके ऊपर बार बार अटैक करें ताकि इसकी शील्ड अटैक्स की वजह से टूट जाए, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम लोग इसके वीक स्पॉट्स के ऊपर अटैक करें। लेकिन इसके वीक स्पॉट्स के ऊपर पहुंचने के लिए हमें इसकी शील्ड को तोड़ना होगा। अब मैं आपको इसकी वीकनेस के बारे में बताता हूँ। इसकी टोटल 4 वीकनेस है। इसका दायां और बायां कंधा दोनों इसके वीक स्पॉट्स हैं। इसके अलावा इसका पेट और इसकी बैक वो भी इसके वीक पॉइंट्स हैं। वो मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता अपनी शील्ड को दोबारा से रीजनरेट कर रहा होता है। टेक्नीशियन उन सबसे कहता है, इसके वीक पॉइंट्स के ऊपर अटैक करो, इससे पहले कि ये अपनी शील्ड को कंप्लीट कर ले। अगर इसने अपनी शील्ड को कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद हमें इसकी शील्ड को 4 बार तोड़ना होगा, वरना ये अपनी शील्ड की रीजनरेशन एबिलिटी को कभी भी नहीं छोड़ेगा। मॉन्स्टर बड़ी स्पीड के साथ अपनी शील्ड को रीजनरेट कर रहा होता है। वो सारे अपने गिल्ड लीडर से कहते हैं, गिल्ड लीडर अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें। गिल्ड लीडर कहता है, मुझे कैसे पता होगा। सुरख बालों वाला लड़का उन सबसे कहता है, मुझे पता है कि हमें क्या करना है। इस लड़के ने पहली बार इसकी शील्ड को तोड़ा था, तो क्यों ना इसी लड़के को फिर से आगे भेजो और इसे कहो कि उसकी शील्ड को तोड़ दे। वो सारे भी उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, हाँ इसी लड़के ने उस शील्ड को तोड़ा था, तो हम लोग इससे फिर से कह सकते हैं। वो उसे कहते हैं, जाओ जाकर उसकी शील्ड को तोड़ दो। रैन उनसे कहता है, मैं इसकी शील्ड को दोबारा नहीं तोड़ सकता। वो सारे उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों, तुमने पहली बार उसकी शील्ड को तोड़ा था, क्या तुम दोबारा नहीं कर सकते। रैन कहता है, नहीं मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। रैन उन सबको बताता है कि उस बॉस की शील्ड को तोड़ने के लिए मैंने जो स्किल यूज किया था वो एक पैसिव स्किल है। मतलब कि जब मॉन्स्टर बहुत ज्यादा वीक होगा, तुम लोग बार बार उसके ऊपर अटैक करोगे और इतना ज्यादा वीक होगा कि मेरा स्किल अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है अपने स्किल को एक्टिवेट करने का। पहले तुम लोगों को उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा वीक करना होगा बार बार अटैक करके, और इस वक्त मेरे पास कोई भी एक्टिव स्किल नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं इस बॉस मॉन्स्टर को 2000 तक इसकी एचपी लो कर सकता हूँ, यानी कि इतना इसको डैमेज पहुंचा सकता हूँ। वो सारे लोग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई एक्टिव स्किल नहीं है, क्या तुम एक हंटर हो। लगता है तुम एक ब्रोंज रैंक के हंटर हो, लेकिन फिर भी तुमने उसकी शील्ड को कैसे तोड़ दिया था। वो सारे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, इसका मतलब तुम तो एक बेकार हंटर हो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही पैसिव स्किल है जो कि वीकनेस के लिए है। हालांकि वो स्किल काफी ज्यादा अच्छा है, शायद तुम लकी थे इसलिए तुम्हें वो स्किल मिल गया। उन सब का गिल्ड लीडर उन सब से कहता है, इस लड़के का मजाक उड़ाना बंद करो, इस लड़के के पास जो स्किल है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये बात तो हमें अच्छी तरह से पता है। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ो और उस बॉस के ऊपर अटैक करो ताकि हम लोग उसे वीक कर सके, तो शायद ये लड़का फिर से अपने स्किल को एक्टिवेट कर सकता है। वहीं पर एक लड़की मैजिशियन खड़ी होती है। वो उसे कहती है, अगर तुम्हें अपने स्किल को एक्टिवेट करने के लिए एक क्रिटिकल स्ट्राइक की जरूरत है तो मैं इस मॉन्स्टर के ऊपर एक क्रिटिकल डीबफ लगा सकती हूँ। वहीं पर एक और हंटर होता है जिसके पास एक बड़ी सी तलवार होती है। वो रैन से कहता है, हाँ मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास फिजिकल अटैक्स हैं। बाकी के हंटर्स भी उसे कहते हैं, हाँ हम लोग भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम सब लोग उस मॉन्स्टर को वीक कर देंगे ताकि तुम्हारा स्किल एक्टिवेट हो सके। सुरख बालों वाला लड़का कहता है, ये क्या कर दिया, मैंने तो फिर से इस लड़के की हेल्प कर दी, मुझे तो लगा था कि इस लड़के की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। गिल्ड लीडर अपने सारे साथियों से कहता है, चलो फिर ठीक है, सब लोग मिलकर इस लड़के की हेल्प करो ताकि इसके स्किल को एक्टिवेट किया जा सके। जैसे ये उसकी शील्ड को तोड़ देगा उसके बाद सब लोग मिलकर उस मॉन्स्टर को मार डालेंगे। रैन कहता है, चलो फिर ठीक है, ऐसे ही करते हैं। वो ज़ाओबी और डार्की से कहता है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग भी अपना काम पूरा करते हैं। रैन और डार्की दोनों ही भागते हुए आगे की तरफ जाते हैं। फिर से वो सेम मूव को यूज करने वाले हैं। बाकी के सारे जितने भी वहाँ पर लोग थे, जिन लोगों ने उसे कहा था कि हम लोग तुम्हें अपनी पावर्स देने को तैयार हैं ताकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम एक क्रिटिकल स्ट्राइक एक्टिवेट कर सकते हो, वो सारे अपनी पावर्स को रैन की बॉडी में ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। रैन भागता हुआ उस मॉन्स्टर के सामने चला जाता है। उन सब की स्ट्रेंथ लेने के बाद रैन की बॉडी भी चमकना शुरू हो जाती है। रैन कहता है, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी ओवरफ्लोइंग पावर है। फिर रैन और डार्की दोनों ही हवा में ऊपर की तरफ जंप करते हैं। रैन कहता है, अब जबकि मेरे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, इतनी स्ट्रेंथ के साथ तो मैं अपने पैसिव स्किल को एक्टिवेट कर सकता हूँ। रैन और वो दोनों हवा में होते हैं। डार्की उसके बाजू को पकड़ता है और उसे खींचकर जबरदस्त तरीके से बॉस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। रैन कहता है, जितनी मेरे पास स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ इसकी शील्ड को तोड़ पाऊंगा। और फिर ऐसा ही होता है। रैन जैसे उसके ऊपर अपनी
ब्लेड के साथ अटैक करता है उसकी शील्ड टूट जाती है और रैन का ब्लेड उसके कंधे में दंस जाता है। जैसे रैन उसकी शील्ड को तोड़कर उसके कंधे पर अटैक करता है उसी वक्त उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास एक नया स्किल एक्टिवेट हो गया है जिसका नाम फैंटम है। और यहीं पर एक विंडो ओपन होती है और फैंटम के बारे में बताया जाता है कि फैंटम स्किल को यूज करने के बाद रैन कुछ वक्त के लिए फैंटम बन सकता है, यानी कि एक गोस्ट बन सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी बॉडी के आर पार हो जाएगा और वो भी किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार हो सकता है। लेकिन इसकी भी कंडीशंस हैं। उसे 35 माना पॉइंट्स लगेंगे 1 सेकंड तक अपने इस फैंटम को बरकरार रखने के लिए। रैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो एक एक्टिव स्किल है, यानी कि इसे मैं जब चाहूँ तब यूज कर सकता हूँ सिर्फ अपने माना पॉइंट्स को कंज्यूम करके। रैन कहता है हालांकि ये एक बहुत ही अच्छा एक्टिव स्किल है लेकिन मैं इस स्किल को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ 100 माना पॉइंट्स हैं। एक आम हंटर के पास 100 से ज्यादा माना पॉइंट्स नहीं होते, यानी कि मैं इसे सिर्फ 3 सेकंड तक ही यूज कर सकता हूँ। रैन अपने ब्लेड को उसे कंधे से बाहर निकालता और कहता है इसकी शील्ड तो टूट चुकी है, ये तो बहुत ही अच्छी टाइमिंग है, अब मुझे अपने फैंटम स्किल को यूज करने का मौका मिलेगा। और साथ ही वो पीछे की तरफ जंप करता है और अपने फैंटम स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है। नीचे खड़े सारे हंटर्स भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़के ने तो शील्ड को तोड़ दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इसके पास एक और एक्टिव स्किल है। इसने कहा था कि इसके पास और कोई भी स्किल नहीं है। वो बॉस मॉन्स्टर दर्द होने की वजह से एक जबरदस्त रोर करता है और उसके इर्द गिर्द शील्ड के जितने भी टुकड़े होते हैं वो सारे रैन की तरफ जाते हैं, लेकिन वो सारे टुकड़े रैन की बॉडी के आर पार हो जाते हैं क्योंकि रैन अब फैंटम स्टेट में है। रैन हवा में उड़ रहा होता है। रैन कहता है ये फैंटम वाला स्किल तो बहुत ज्यादा अच्छा है, अब तो मेरे पर ग्रेविटी भी असर नहीं कर रही, यानी कि मैं उड़ सकता हूँ और इसके सारे अटैक्स मेरे सामने बेकार हैं। हालांकि ये शील्ड के टुकड़े भी मेरी बॉडी के आर पार हो गए हैं। रैन अपने डैगर्स को रेडी करता है और कहता है अब जबकि मैं अपनी फैंटम स्टेट में हूँ तो क्यों ना इस बॉस के ऊपर अटैक किया जाए, क्यों ना इस बॉस को मैं ही मार डालूं। रैन उड़ता हुआ उस बॉस मॉन्स्टर के चेहरे की तरफ जाता है और जाकर उसके कंधे पर अटैक करता है जहाँ पर उसका वीक स्पॉट है। सुरख बालों वाला लड़का कहता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा बुरा है, इस लड़के ने तो हम सब का फायदा उठा लिया। पहले इसके पास अपने स्किल को एक्टिवेट करने की एनर्जी नहीं थी, लेकिन जैसी इसे एनर्जी मिली इसने उसकी शील्ड को तोड़ने के बाद खुद ही क्रिटिकल डैमेज पहुंचाना शुरू कर दिया है ताकि सारे के सारे पॉइंट्स इसको मिल जाएं। वो लड़का भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि सारे के सारे पॉइंट्स तुम अपने लिए रख सकते हो? मैं भी इसके नीचे वाले वीक पॉइंट्स के ऊपर अटैक कर सकता हूँ, मैं इसके एब्डोमेन पर अटैक करता हूँ। सुरख बालों वाला लड़का भागते हुए जैसे ही उस मॉन्स्टर की तरफ आगे जाने लगता है उसी वक्त सूखे उसके पास से गुजर जाती है। सुरख बालों वाला लड़का कहता है लगता है कि ये लड़की भी उसके ऊपर डैमेज डील करना चाहती है ताकि इसे भी कुछ पॉइंट्स मिल जाएं। ये सारे लोग मेरे पॉइंट्स के पीछे क्यों पड़ गए हैं? लेकिन वो कहता है चलो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी आगे बढ़कर उस पर अटैक करता हूँ, कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो मुझे भी मिलेंगे। वो अपनी तलवार को यूज करते हुए डबल स्लैश लगाता है जबकि सूखे भी अपनी गन को यूज करते हुए एक जबरदस्त कैनन अटैक करती है। गिल्ड लीडर का टेक्नीशियन उसे कहता है ये लोग तो बहुत ही अच्छे से उसके ऊपर डैमेज डील कर रहे हैं, इन लोगों ने उस मॉन्स्टर की 2 वीक स्पॉट्स को पहले से ही डैमेज कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी शील्ड को दोबारा से रीजनरेट कर पाएगा। गिल्ड लीडर अपने बाकी के साथियों से कहता है चलो फिर ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ो और उस मॉन्स्टर के ऊपर इतना अटैक करो कि वो फिर से उठ ना पाए। जैसे वो सारे लोग भागते हुए उस मॉन्स्टर के करीब जाते हैं वो मॉन्स्टर एक जबरदस्त चीख मारता है और वो बजर्क मोड में चला जाता है। बजर्क मोड में यानी कि वो पागलों की तरह इधर उधर अटैक करना शुरू कर देता है। वहीं पर उसकी नजर सूखे पर पड़ती है, वो सूखे को पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है जबकि सूखे वहीं पर खड़ी होती है और वहाँ से हिल नहीं पाती। सूखे कहती है मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। सुरख बालों वाला लड़का कहता है वो लड़की तो खतरे में है, उसका पंच और वो लड़की मर जाएगी, मेरे पास इतनी स्पीड नहीं है कि मैं यहाँ से वहाँ पर जाकर उस लड़की को बचा सकूं। रैन जो कि अभी भी अपने फैंटम मूड में है, रैन उस तरफ देखता और कहता है लगता है कि मुझे उस लड़की को वहाँ पर बचाने के लिए जाना होगा।